And welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो टुडे बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टाइम डायलेशन। इसी को बोलते हैं एपरेंट रिटार्डेशन ऑफ द क्लॉक्स। तो देखिए बच्चों इस टॉपिक को कैसे समझना है आप लोगों को। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि टाइम डायलेशन का मीनिंग क्या है। देखिए टाइम डायलेशन का मतलब ये होता है समय का धीमा हो जाना। एक्चुअली क्या है, एक बार आइंस्टाइन ऐसे जनरल अपने एक रास्ते से जा रहे थे तो अचानक उन्होंने एक टावर देखा जिसमें एक क्लॉक लगी हुई थी। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वैसे नॉर्मली हर जगह टाइम तो क्लॉक के लिए पूरे यूनिवर्स में सेम है ऐसा माना जाता था, लेकिन जब आइंस्टाइन आए तो उन्होंने देखा कि यदि आइंस्टाइन की जो कार है, कार की स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द लाइट के इक्वल हो जाए, कार की स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द लाइट के इक्वल हो जाए तो वो जो घड़ी का टाइम होगा वो कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ऐसा उनको फील हुआ। वहीं से टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट आई हुई है। तो बच्चों टाइम डायलेशन में कैसे हम आगे बताएंगे कि किस तरीके से हमारा टाइम डायलेशन का हम डेरिवेशन करते हैं। तो बच्चों एक बात और इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि सपोज दैट आप किसी एक रेस्ट फ्रेम में हैं और दूसरा मूविंग पोजीशन में है। एक क्लॉक हमारी रेस्ट फ्रेम में है, दूसरी मूविंग पोजीशन में है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मूविंग फ्रेम में क्लॉक है, जो हमारी मूविंग फ्रेम में क्लॉक है उसकी स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द लाइट की इक्वल हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है, वो क्लॉक क्या होती है, स्लो चलने लगती है, उसका टाइम क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन की जो आज आप लोगों को स्टडी करना है। तो देखिए इसमें कैसे स्टडी करेंगे। इसमें एक लाइट क्लॉक का एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सपोज दैट आपके पास कोई एक लाइट क्लॉक है इस तरीके से, और लाइट क्लॉक में एक हमारा यहाँ पर सोर्स ऑफ द लाइट है। ये दो मिरर लगे हुए हैं, एक इधर मिरर लगा हुआ है, एक इधर मिरर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों मिरर लगे हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि लाइट क्लॉक की लेंथ जो होती है हमारी, जब ये रेस्ट फ्रेम में होती है तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है, मतलब लेंथ काफ़ी होती है। लेकिन यही लाइट क्लॉक को एक मूविंग फ्रेम में रख दिया जाता है तो इसका पाथ स्ट्रेट ना होके इसका पाथ जो होता है वो इसकी जो लेंथ होती है लाइट क्लॉक मतलब क्लॉक पल्स की, वो लेंथ हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है। इसका मतलब इसका जो पाथ होता है वो इस तरीके से हो जाता है, लाइट क्लॉक का पाथ इस तरीके से। ये लाइट क्लॉक है इस तरीके से यहाँ है, तो इसका पाथ किस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से लाइट क्लॉक का पाथ हो जाता है। तो हम जनरल बात बस ये है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ द लाइट के इक्विवेलेंट मोशन करता है और उसमें यदि कोई क्लॉक है तो उसका टाइम हमेशा स्लो हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और हम दे सकते हैं कि जैसे एक कोई क्लॉक हमारी, हमने दो फ्रेम लिए हैं इस तरीके से, जैसे ये एक हमने रेस्ट फ्रेम लिया है, सपोज दैट ये आपका एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और इसको कहेंगे एक्स, दिस इज द वाई एंड दिस इज द जेड। अब आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक कोई क्लॉक हमने ले ली, ठीक है ना, ये कोई क्लॉक एक ले ली हमने और इसमें इस तरीके से टाइम शो कर दिया है, ठीक। दूसरी क्लॉक एक हमने यहाँ पर ली है और इसमें भी हमने इसका टाइम शो कर दिया है इस तरीके से। ये हमारा मूविंग फ्रेम है एस डैश और ये रेस्ट फ्रेम है, ठीक है ना। ये क्लॉक ए है, दिस इज द क्लॉक बी। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इसमें ये समझना है कि हमारी जो क्लॉक मूविंग फ्रेम में होती है, सपोज दैट ये दोनों फ्रेम पहले रेस्ट में थे, दोनों फ्रेम सपोज दैट कोई मोशन में नहीं था, दोनों की चूंकि टाइम t इक्वल टू टी डैश इक्वल टू क्या था, 0 था, तो दोनों ओरिजिन इसके कोइंसाइड कर रहे थे, मतलब ओ डैश से
ओ डैश से कंसाइड कर गया था, वाई डैश से, जेड डैश से। तो स्टार्टिंग में कोई मोशन में नहीं थी, तो उस केस में टाइम 0 था। इसके बाद सपोज दैट स्टार्टिंग में दोनों का टाइम सेम था, मान लो इसका टाइम कितना था, इसका टाइम था 10 AM, ठीक है ना, इसका टाइम 10 AM था, और ये भी जब स्टार्ट नहीं हुआ था तब भी इसका टाइम भी 10 AM था, 10 AM था। इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो क्लॉक बी है हमारी, वो वेलोसिटी ऑफ द लाइट से मूव करने लगती है। तो जब ये क्लॉक वेलोसिटी ऑफ द लाइट से मूव करेगी, तो इसका जो हमारा, जब कोई ऑब्जर्वर इस घड़ी को देखेगा फ्रेम एस में, फ्रेम एस की घड़ी क्लॉक को देखेगा, तो इसका जो टाइम होगा वो टाइम कितना हो जाएगा, मान लो 30 मिनट्स बाद देखता है तो 10:30 हो जाएगा। जबकि इसका जो टाइम होगा जो मूविंग फ्रेम में है, इसका टाइम कितना हो जाएगा, 10:15 हो जाएगा। इसका टाइम क्या हो जाएगा, 10:15 AM, और इसका 10:30 AM हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि जो क्लॉक हमारी मूविंग फ्रेम में है उसका समय धीमा हो जाता है और इसका समय क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये जो टाइम में डिफरेंस है, जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। तो बच्चों आज इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि टाइम डायलेशन की कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलिए आगे बात करते हैं इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए इसमें सबसे पहले कंसिडर करें कि कोई भी क्लॉक हमारी फ्रेम मूविंग फ्रेम में है, तो लेट ए क्लॉक बी प्लेस्ड इन ए मूविंग फ्रेम एस डैश में हमने एक क्लॉक प्लेस कर दी है। तो इसका हमें क्या निकालना है, प्रॉपर टाइम निकालना है। तो प्रॉपर टाइम कैसे निकालें, इसको हमने कंसिडर किया प्रॉपर टाइम डेल्टा टी डैश इक्वल टू। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि इस क्लॉक के लिए कोई दो इवेंट हो रही हैं, एक का टाइम हमने T1 लिया है, दूसरे का टाइम T2 लिया। तो फ्रेम S के लिए टाइम हम T1 T2 ले रहे हैं, और फ्रेम S डैश के लिए टाइम जो ले रहे हैं वो T1 डैश और T2 डैश ले रहे हैं। तो फ्रेम क्लॉक, ये जो हमारी क्लॉक है मूविंग फ्रेम में, इसके लिए जब टाइम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, T2 डैश माइनस T1 डैश। सिमिलरली फॉर फ्रेम एस टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज करना है, और यूज करने के बाद फिर इसको प्रूव करना है। T इक्वल टू क्या होता है, T डैश इक्वल टू T माइनस VX अपॉन C स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर होता है। तो इससे चूंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, T1 डैश और T2 डैश, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से T1 डैश की वैल्यू निकालिए, तो T1 डैश इक्वल टू मिल जाएगा T1 माइनस VX अपॉन C स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल जाएगी। सिमिलरली वी कैन राइट द इक्वेशन T2 डैश, तो T2 डैश इक्वल टू हो जाएगा T2 माइनस VX अपॉन C स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर। अब ये हमारी T1 डैश और T2 डैश की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 डैश एंड T2 डैश इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी विल गेट द रिजल्ट्स। तो देखिए इसमें क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, वो हमें नोट करना है, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा रिजल्ट, इसमें डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू T2 डैश की वैल्यू क्या है, T2 माइनस VX अपॉन C स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ये मिल जाएगा। T2 डैश की माइनस T1 डैश की वैल्यू क्या होगी, T1 माइनस VX अपॉन C स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस V स्क्वायर बाय C स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। इसमें इक्वेशन बनेगी डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू
1 upon square root 1 minus v square by c square is the common, then we will get t2 minus vx upon c square minus t1 plus vx upon c square, ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए vx upon c square ये कैंसिल हो जाएगा, तो we will get the results t2 minus t1 upon square root 1 minus v square by c square, ये बन जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से आपको मालूम है, आपने एक रिजल्ट निकाला था इक्वेशन नंबर 2 का रिजल्ट कि t2 minus t1 is equal to delta t। तो since t2 minus t1 is equal to delta t, so we can put the value of the delta t and we will get the results from this equation। तो इस इक्वेशन से देखिए हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। डेल्टा टी डैश इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब चूंकि ये वैल्यू यदि 1 से कम होगी, यदि ये वैल्यू 1 से कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा टी। क्लियर? तो इससे ये क्लियर हुआ कि टाइम इंटरवल जो होता है, टाइम इंटरवल है वो ग्रेटर है किसका, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंपेयर टू स्टेशनरी फ्रेम। तो ये जो डिफरेंस है टाइम में, ये जो टाइम में डिफरेंस है दैट इज नोन एज ए टाइम डायरेक्शन। इसका मतलब मूविंग फ्रेम में जो घड़ी होती है वो स्लो हो जाती है और जो रेस्ट फ्रेम में है वो घड़ी फास्ट हो जाती है। तो इस रिलेशन से यही रिजल्ट हमने निकाला है और जो टाइम डायरेक्शन का प्रूफ है। तो इस तरीके से यदि इसमें एक एग्जांपल और कहा जा सकता है कि ऐसा मतलब वेलोसिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, इस क्लॉक के केस में हम कह सकते हैं कि यदि क्लॉक की स्पीड वेलोसिटी ऑफ द लाइट की इक्वल हो जाएगी, उस केस में टाइम डायलेशन में रिलेशन क्या आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर। सो वी विल गेट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन 0 दैट इज इनफाइनाइट। तो कोई भी क्लॉक यदि वेलोसिटी ऑफ द लाइट की इक्वल स्पीड से चलेगी तो उस केस में क्या होगा कि उसका जो टाइम होगा वो कभी भी टाइम को मेजर नहीं कर पाएगी घड़ी। उस घड़ी का टाइम जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एक ये इससे रिजल्ट मिला है। तो इस तरीके से टाइम डायलेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसका एक एग्जांपल जो हम टाइम डायलेशन इज द रियल इफेक्ट है ना, और टाइम ट्विन पैराडॉक्स, 2 एग्जांपल हैं इसके। तो उसके बारे में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू टू ऑल।